लास्ट टाइम पे कोलिजन थ्योरी पढ़ रहे थे और कोलिजन थ्योरी में हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों डिस्कस कर लिया था। हमें आज पढ़ना था एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। अगर हम कैटलिस्ट ऐड करेंगे तब क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो बनाते हैं डेल्टा एच और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ। हमने जो लास्ट टर्म पे पढ़ा था तो हमने कहा था किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक मिनिमम थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करना होता है, जिसे हमने बोला था थ्रेशोल्ड बैरियर, और इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने की। ये रिएक्टेंट थी, ये प्रोडक्ट था। ये जो एनर्जी थी रिएक्टेंट की थी HR, ये एनर्जी प्रोडक्ट की थी HP, और इन दोनों का जो डिफरेंस था वही डेल्टा H था, यही था डेल्टा H। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्टेंट को, इसी को हमने बोला था एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, और इसको हमने बोला था एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये डिस्कस किया था, और ये तब डिस्कस किया था जब कैटलिस्ट नहीं था। अगर कोई कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करने से थ्रेशोल्ड बैरियर कम हो जाएगा, थ्रेशोल्ड बैरियर कम हो जाएगा। कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करने पर एक अल्टरनेट पाथवे फॉलो करेगा रिएक्टेंट, दूसरा पाथ फॉलो करेगा। बात समझ में आ रही है? थ्रेशोल्ड बैरियर कम हो जाएगा और रिएक्टेंट दूसरा अल्टरनेट पाथवे फॉलो करेगा और चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? देखो ये पाथवे अल्टरनेट पाथवे फॉलो करेगा। कैटलिस्ट को इंट्रोड्यूस करने पर एक दूसरा पाथवे फॉलो करेगा। हुआ क्या, कैटलिस्ट तुमने इंट्रोड्यूस किया, कैटलिस्ट ने सरफेस एरिया प्रोवाइड करा दिया रिएक्टेंट को। बात समझ में आ रही है? और सरफेस एरिया प्रोवाइड कराने के बाद वो रिएक्टेंट जल्दी चेंज हो गया प्रोडक्ट में। बस अब उसे लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी कैटलिस्ट के इंट्रोड्यूस होने ने यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड बैरियर है उसे कम कर दिया, थ्रेशोल्ड बैरियर को। अच्छा, कैटलिस्ट दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। बात समझ में आ रही है? यानी ये जरूरी नहीं है कि कैटलिस्ट हमेशा थ्रेशोल्ड बैरियर को घटाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। कैटलिस्ट दोनों काम कर सकता है, थ्रेशोल्ड बैरियर को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव है तो थ्रेशोल्ड बैरियर को घटा देगा, और अगर कैटलिस्ट निगेटिव है तो थ्रेशोल्ड बैरियर को बढ़ा। लेकिन जब हम जनरली कैटलिस्ट बोलते हैं, कैटलिस्ट जब भी बोलते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? निगेटिव के लिए बोलना पड़ता है स्पेशली, हाँ निगेटिव कैटलिस्ट है। जब जनरली कैटलिस्ट टर्म बोला जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई? तो इसने थ्रेशोल्ड बैरियर को घटाया। पहले थ्रेशोल्ड बैरियर देखो कितना था, ये था थ्रेशोल्ड बैरियर, इसको मैं TE बोल दूं, और अब ये थ्रेशोल्ड बैरियर रह गया, इसको TE डैश बोल सकते हो। ठीक है भाई? बोलो इसको क्या बोल सकते हो? TE डैश। अच्छा, पहले बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट EA फॉरवर्ड इतना था, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी। अब देखो अब कितनी रह गई, अब इतनी रह गई, इसको हम बोल देंगे EA फॉरवर्ड डैश। ठीक, कैटलिस्ट के इंट्रोडक्शन से पहले एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इतनी थी, और अब घट के कितनी रह गई, देखो अब घट के कितनी रह जाएगी, अब घट के सिर्फ इतनी ही रह जाएगी। यहां से देखो ये, ठीक है ना? बोलो, यानी फॉरवर्ड के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी घट गई और बैकवर्ड के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी घट गई। कैटलिस्ट के आने से थ्रेशोल्ड बैरियर पे क्या फर्क पड़ा, थ्रेशोल्ड बैरियर घट गया, साथ ही साथ एक्टिवेशन एनर्जी भी घट गई। बात समझ में आ रही है? तो यहां लिख लो, ऑन इंट्रोड्यूसिंग कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीजेस, या थ्रेशोल्ड बैरियर कर दो। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों के लिए, चाहे बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो, ये भी क्या हो गया, घट गया। लेकिन बताओ HR और HP पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। बताओ डेल्टा H पे कोई फर्क पड़ा ना, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा।
बताओ टाइम पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, टाइम घट जाएगा। देखो अल्टरनेट पाथवे आ गया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो गई, थ्रेशोल्ड बैरियर कम है, तो अब टाइम भी कम लगेगा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने में। बात समझ में आ रही है? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए टाइम भी कम लगेगा, और अगर टाइम कम लगेगा तो रेट बढ़ जाएगा। अरे रेट होता ही क्या है? dc बाई dt। तो अगर टाइम घटेगा तो रेट बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर टाइम घटा तो रेट बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अरे कैटलिस्ट डालने से, अगर तुमने सपोज करो नाइट्रोजन 14 ग्राम ले रखा है, तो क्या कैटलिस्ट डालने से नाइट्रोजन 15 ग्राम हो जाएगा? या अगर तुम अमोनिया बना रहे हो, तो अगर तुमने अमोनिया बनाने के लिए 14 ग्राम नाइट्रोजन ले रखी है और 2 ग्राम हाइड्रोजन ले रखी है, तो अमोनिया क्या 50 ग्राम बन जाएगा? अमोनिया तो उतना ही बनेगा ना, कैटलिस्ट मिलाने से पहले भी और कैटलिस्ट मिलाने के बाद भी। कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा थ्रेशोल्ड बैरियर पे। और अगर थ्रेशोल्ड बैरियर कम होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होगी, चाहे बैकवर्ड रिएक्शन हो चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो, दोनों के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होगी। अब एनर्जी की बात पूरी हो गई। हमने कहा था प्रोडक्ट बनने के लिए 2 फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं, एक तो एनर्जी का फैक्टर था, दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर। एनर्जी की बात कंप्लीट हो गई है, अब हम बात करने आ रहे हैं ओरिएंटेशन फैक्टर की। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तभी कॉलिजन भी प्रॉपर होगा, और प्रॉपर कॉलिजन होगा तभी प्रॉपर प्रोडक्ट बन पाएगा। देखो जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है ए का, लेट सपोज, और ये कोई मॉलिक्यूल है बी का, ठीक है भाई। अब इन दोनों में होगा कॉलिजन, इनमें प्रॉपर कॉलिजन है, ये ए है ये, तो सबसे पहले क्या होगा? एक्टिवेशन होगा रिएक्टेंट का। सबसे पहले रिएक्टेंट एक्टिवेट होगा, जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटने लगेंगे, रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटने लगेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ बिटवीन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के जो बॉन्ड है वो आपस में टूटने लगेंगे, और ये दोनों आपस में, प्रोडक्ट आपस में बॉन्ड बनाने लगेगा, ये आपस में बॉन्ड बनाने लगेंगे, सही है ना। और फाइनली क्या होगा? प्रोडक्ट बन जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट, ये फाइनली प्रोडक्ट बने। देखो रिएक्टेंट था, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, ए मॉलिक्यूल था, ये बी मॉलिक्यूल, आपस में कोलिजन हुआ, इनके बीच में परफेक्ट कोलिजन हुआ, हेड ऑन कोलिजन हुआ अच्छे से, और परफेक्ट कोलिजन जब हुआ तो जो रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड थे वो टूटने लगे, रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्ड थे वो टूटने लगे, और नए बॉन्ड बनने लगे। अब नए बॉन्ड, क्योंकि नया मॉलिक्यूल बन रहा है। ये रिएक्शन कुछ ऐसे ही नहीं लग रही है तुम्हें, A2 प्लस B2 फॉर्म्स AB। अब नए बॉन्ड बनने लगे तो नए मॉलिक्यूल भी बनने लगे, यहाँ AB यहाँ AB, सही है ना। तो यहाँ 4 स्टेप इन्वॉल्व हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में 4 स्टेप इन्वॉल्व है। पहला तो है एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट, पहले रिएक्टेंट एक्टिवेट होगा, उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, रिएक्टेंट के बॉन्ड डिसोसिएट होंगे, जब रिएक्टेंट के बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएंगे उसके बाद नए बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी प्रोडक्ट बनेगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और फाइनली जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा तो फाइनली हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो अगर ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर हो जाए, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में ये होगा कि कोलिजन हेड ऑन नहीं होगा। मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये ए मॉलिक्यूल है, सही है, और एक और मॉलिक्यूल है, ये मान लो बी और बी का मॉलिक्यूल है। तो जब ये कोलाइड करेंगे तो इस तरीके से ओब्लिकली इनके बीच में कोलिजन होगा, ओब्लिकली इस तरीके से जब कोलिजन होगा, यानी ओरिएंटेशन अगर प्रॉपर नहीं है, कोलिजन हेड ऑन नहीं हो रहा है, इम्प्रॉपर, देखो ये आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ टकराएगा, हेड ऑन कोलिजन नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ जब टकरा रहे हैं तो बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन था, यहाँ ओब्लिक कोलिजन टाइप का हो रहा है। बोलो बोलो, कोलिजन तो पढ़ा होगा फिजिक्स में, यहाँ कोलिजन कैसा हो रहा है? ओब्लिक। और ओब्लिक कोलिजन अगर होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, और अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा।
प्रोडक्ट तभी बनेगा जब थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करे। एनर्जी में थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करना जरूरी है। और दूसरी बात, ओरिएंटेशन में ओरिएंटेशन प्रॉपर होना जरूरी है। अगर इम्प्रॉपर होगा इस तरीके से तो ये पास कर जाएगा, इसे साइड से कोलाइड करता हुआ पास कर जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? बोलो। तो अगर प्रॉपर प्रोडक्ट बनाना है, अगर प्रोडक्ट प्रॉपरली बनाना है तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी कैसी होनी चाहिए? सफिशिएंट अमाउंट, यानी बस इतनी एनर्जी हो कि थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस कर दे। अच्छा, अगर एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है, सपोज करो एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई तो थ्रेशोल्ड बैरियर को तो आराम से क्रॉस कर लेगी, नो डाउट थ्रेशोल्ड बैरियर क्रॉस हो जाएगा। लेकिन अगर एनर्जी ज़्यादा हो गई तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी, और अगर रैंडमनेस बढ़ गई तो जो मॉलिक्यूल्स हैं इधर उधर उथल पुथल करने लगेंगे और उनके बीच में प्रॉपर कोलिजन नहीं हो पाएगा। तो एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा भी हो गई तब भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने लिखा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो कोलिजन इम्प्रॉपर होने लगेगा, यानी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं रह पाएगा। अरे किसी के पास ज़्यादा एनर्जी आ जाए फिर वो बैठेगा एक जगह चैन से, तो उथल पुथल करने लगेगा। पैसा ज़्यादा आ जाए तो चैन से कहाँ बैठेगा? तो इसीलिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। ये नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर रैंडमनेस बढ़ जाएगी, और रैंडमनेस बढ़ गई तो कोलिजन प्रॉपर नहीं होगा, और अगर कोलिजन प्रॉपर नहीं हुआ तो प्रोडक्ट भी प्रॉपर नहीं बनेगा। कोलिजन थ्योरी खत्म होने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करता है। बात समझ में आ रही है? रेट ऑफ रिएक्शन, और साथ ही साथ रेट कांस्टेंट भी पढ़ेंगे। अभी आगे रेट कांस्टेंट भी पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों को अफेक्ट करेंगे। तो देखो, हेडिंग डालो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर कैसा है इस बात पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। दूसरा है कंसंट्रेशन, तीसरा है प्रेशर, चौथा टेम्परेचर, और पांचवा है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। ये 5 फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालते हैं। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा कंसंट्रेशन, तीसरा प्रेशर, चौथा टेम्परेचर और पांचवा एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। समझो जरा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का नेचर। अब नेचर भी हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फिजिकल नेचर की बात चल रही है या केमिकल नेचर की? फिजिकल नेचर का मतलब है सॉलिड है या रिएक्टेंट लिक्विड है या गैस है। अब तुमने पढ़ा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में सबसे कम होगा और इंटरमोलिकुलर स्पेस गैस में ज़्यादा होता है, जबकि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस कम और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ये पहले पढ़ रखा होगा पहले की क्लासेस में, ठीक। तो अगर गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, पास में नहीं होंगे। दूसरी बात, उनमें गैप भी ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल दूर दूर होने की वजह से यहाँ रैंडमनेस ज़्यादा हो जाएगी। और अगर रैंडमनेस बढ़ गई तो कोलिजन भी बढ़ेगा, और अगर कोलिजन बढ़ा तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा, और अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? रैंडमनेस बढ़ने से कोलिजन बढ़ेगा, रेट बढ़ जाएगा, जबकि सॉलिड में ये कम होगा। तो ये फिजिकल नेचर की बात हो गई, फिजिकल नेचर की। इसके अलावा अगर केमिकल नेचर की बात करें तो ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है, तो रिएक्टेंट का बॉन्ड तोड़ने में आसानी होगी सिंगल बॉन्ड को।
और अगर अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसका बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो रेट भी कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? रेट भी कम हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई नेचर ऑफ रिएक्टेंट की। अब अगर बात करें कंसंट्रेशन की, तो देखो भाई कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कोलिजन तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। भाई तुमने जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा दी उतना ज़्यादा रिएक्टेंट बढ़ जाएगा, और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा हैं कोलिजन के चांसेस उतने ज़्यादा हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे ज़्यादा कोलिजन होगा, और अगर कोलिजन ज़्यादा हुआ तो रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। बोलो ठीक है। तीसरा प्रेशर। अगर तुम्हारे पास रिएक्टेंट गैस है रिएक्टेंट, तो गैस के लिए हम इक्वेशन लगा देते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। तो यहां से P हो जाएगा N/V RT, और N/V कुछ नहीं कंसंट्रेशन ही तो होता है। इसका मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहां से कंसंट्रेशन के, यानी अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। बोलो, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, और अभी हमने पढ़ा कंसंट्रेशन बढ़ेगी कोलिजन बढ़ेंगे, और कोलिजन बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह प्रेशर बढ़ाने पर रेट बढ़ेगा और प्रेशर घटाने पर रेट घट जाएगा, सीधी सी बात। इसके बाद अगला फैक्टर टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के बारे में भी देखो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हो तुमने, एक्टिव काइनेटिक एनर्जी ये होती है 3/2 kT। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो एक्टिवेटेड रिएक्टेंट भी बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी बढ़ेंगे। अरे एनर्जी मिलने लगेगी, अगर एनर्जी मिलने लगेगी तो एक्टिवेट होने लगेंगे। मान लो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कुछ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक्टिव थे और वो कोलाइड कर रहे थे। कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट बना रहे थे। जब टेम्परेचर बढ़ा 25 से तुमने 35 कर दिया, और जब 25 से 35 किया तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा एक्टिवेट होने लगे, एनर्जी बढ़ी। जब 35 किया टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और वो काइनेटिक एनर्जी रिसीव की मॉलिक्यूल्स ने, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने वो काइनेटिक एनर्जी रिसीव की, और रिसीव करने के बाद उनमें भी रेंडमनेस आने लगी, मूव करने लगे एनर्जी मिलने के बाद। तो जब मूव करने लगे तो एक्टिवेट होने लगे। टेम्परेचर बढ़ाने पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और नंबर ऑफ एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाएंगे, और जब नंबर ऑफ एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो कोलिजन भी बढ़ेगा। कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा और उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, और अगर एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ गए तो कोलिजन बढ़ेगा। कोलिजन जितना बढ़ेगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उतना ज्यादा हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज्यादा है। अब ये जो रेट बढ़ रहा है यहां पे, वो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो। क्वेश्चन ये मत पूछने लगता है एंडोथर्मिक का रेट बढ़ेगा या एक्सो का, दोनों का रेट बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इसके बाद एक टर्म आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। यहां से क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार, नीट में यहां से कई बार क्वेश्चन आया है। इजी है, बहुत इजी है। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, टेम्परेचर कोफिशिएंट, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दें तो रेट डबल हो जाता है। जनरली क्या होता है, टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट डबल हो जाए, और इस पर कई बार क्वेश्चन में भी आया है कि जनरली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। तो तुम इस लाइन को लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस द रेट बिकम्स डबल।
अब इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है आर ओ आर बिकम्स 2 टाइम फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। खुद ही कह रहे हैं वो कि रेट जो है वो डबल हो जाएगा 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो कह रहे हैं बताओ रेट क्या होगा जब टेम्परेचर 30 से 80 डिग्री हो जाए। 30 से कितना हो जाए, तो सपोज करो, लेट सपोज 30 डिग्री टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन आर था, तो 40 पे कितना हो जाएगा, डबल 2r हो जाएगा। 50 पे कितना हो जाएगा, अच्छा 2r का डबल 3r, बहुत बढ़िया। 60 डिग्री पर, 70 डिग्री पर और 80 डिग्री पर, यानी अगर टेम्परेचर 30 से 80 कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 32 टाइम्स। तो इसे ऐसे नहीं सॉल्व करना है कि एक एक करके सॉल्व करते रहो, यहां सिंपली लिखो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2 की पावर n टाइम्स, और यहां से निकाल लो 3 से 80 जाओ तो यहाँ 5 आ जाएगा n की वैल्यू। देखो 1 2 3 4 5, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, हर बार में डबल हो रहा है ना, तो तुम n की वैल्यू कितनी रख दो, ये यहाँ से देख लो कितनी आ जाएगी, तो यहाँ रख दो 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 होता है 32 टाइम्स। सिंपल। फैक्टर्स में लास्ट फैक्टर है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट के बारे में हमने पहले भी जानकारी ली थी, लेकिन वहां पर हमने पढ़ा था, वहां पर हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट की ही बात की थी। अगर मैं ग्राफ बनाऊं कोई, डेल्टा एच ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, विदाउट कैटलिस्ट की बात करें तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये एच आर, ये एच पी, ये डेल्टा एच हो जाएगा, ये पूरा थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको मैं बोलूँ TE1। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है विदाउट कैटलिस्ट, अभी कैटलिस्ट ऐड नहीं किया है। विदाउट कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड बैरियर है, इसको तो क्रॉस करना ही करना है अगर प्रोडक्ट बनाना है। ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब अगर तुम यहाँ कैटलिस्ट ऐड कर रहे हो, और वो भी पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड कर रहे हो, पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड करोगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट जब ऐड करोगे तो थ्रेशोल्ड बैरियर कम हो जाएगा, थ्रेशोल्ड बैरियर कम हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड भी कम और फॉर बैकवर्ड भी कम, डेल्टा एच सेम, एच आर और एच पी सेम। देखो अब ये एक अल्टरनेट पाथवे फॉलो करेगा, अल्टरनेट पाथवे फॉलो करेगा, तो देखो यहाँ थ्रेशोल्ड बैरियर कम हो जाएगा, अब थ्रेशोल्ड बैरियर यही रह जाएगा, इसको मैं बोल दूँ TE2, ठीक है भाई। और जब थ्रेशोल्ड बैरियर कम हो जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड भी कम। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी ये आ जाएगी, इसको मैं बोल दूं 1, इसको बोल देता हूं 2, और यहां पर देखो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ये भी कम हो जाएगी, इसको हम बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 1। लेकिन अगर तुमने निगेटिव कैटलिस्ट ऐड किया है, निगेटिव कैटलिस्ट ऐड करने पर थ्रेशोल्ड बैरियर की वैल्यू बढ़ जाएगी। निगेटिव कैटलिस्ट ऐड करने पर थ्रेशोल्ड बैरियर की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी अब ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसको मैं बोल दूं TE था। तो अगर अब ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है तो बताओ एक्टिवेशन एनर्जी भी इस केस में बढ़ जाएगी, और इस बार एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी फॉरवर्ड के लिए, इसको मैं बोल देता हूँ EA फॉरवर्ड 3, और देखो EA बैकवर्ड भी ज़्यादा हो जाएगी, इसको बोल देते हैं EA बैकवर्ड 3, ठीक है भाई। अगर बात करें थ्रेशोल्ड बैरियर की, तो निगेटिव कैटलिस्ट के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद विदाउट कैटलिस्ट TE1 बोला हमने विदाउट कैटलिस्ट वाली को, और सबसे कम थ्रेशोल्ड बैरियर हो जाएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए। तो अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करें तो थ्रेशोल्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी थर्ड की, फिर उसके बाद हो जाएगी फर्स्ट की, और सबसे कम थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी पॉजिटिव कैटलिस्ट की। इसी तरीके से अगर
एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए, उसके बाद विदाउट कैटलिस्ट और सबसे ज़्यादा निगेटिव कैटलिस्ट। तो अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो वो रहेगी निगेटिव कैटलिस्ट, उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड फॉर विदाउट कैटलिस्ट जिसे हमने EA1 बोला है, और सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव कैटलिस्ट की। ठीक है भाई, बोलो बोलो। कैटलिस्ट ऐड करने पर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है तो बताओ रेट बढ़ेगा या घटेगा? रेट बढ़ेगा, क्योंकि अब उसे कम एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट बनने में। बोलो, तो इसीलिए सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए।